अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मेरा नाम मोहम्मद मुबशिर हुसैन है और आज हम नम्स का 2023 का पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि 3 सितंबर को कंडक्ट हुआ था। उसमें से फिज़िक्स का पोर्शन डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इन आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस सिंपल डेफिनेशन है कि जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट रह सकता है वो आइसोकोरिक है। देखें अल्फा में लिखा है प्रेशर कांस्टेंट तो वो आइसोबैरिक होता है। बीटा एक्सचेंज ऑफ हीट इज़ ज़ीरो, वो डायबिटिक होता है। वॉल्यूम इज केप्ट कांस्टेंट, ये आंसर है। और टेम्परेचर कांस्टेंट तो वो आइसोथर्मल होता है। ये कुछ एग्जांपल्स भी आपके सामने आ गई हैं। सो इसमें जो आंसर है हमारा वो चार्ली है। Question number 2. If 42 joule heat is transferred to the system during expansion, हीट ऐड हुई है सिस्टम में, पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। व्हाट इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी व्हेन वर्क डन इज 32 जूल। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का केस है। सॉल्यूशन देखिएगा, Q इज डेल्टा U प्लस W। अब जो Q है वो 42 पॉजिटिव में इसलिए क्योंकि ये प्रोवाइडेड टू द सिस्टम है और सिस्टम ने जो वर्क किया वो 32 जाउल है। मगर वो वर्क जब डेल यू को सेपरेट करने के लिए क्यू की तरफ जाएगा इसलिए नेगेटिव हो गया है। ये 32 को नेगेटिव कंसीडर नहीं किया, 32 को पॉजिटिव ही कंसीडर किया है हमने। और आंसर इज 10 जाउल, बीटा। Question number 3. The first law of thermodynamics is the law of conservation of energy actually. It's another way of representing the law of conservation of energy, or we can say that it's an application of law of conservation of energy. बिकॉज क्यों इसे ऐसा कह रहे हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, क्योंकि देखें जो हीट एनर्जी हमने सिस्टम को प्रोवाइड की वो कहाँ कहाँ यूटिलाइज हुई, ये लॉ हमें ये एक्सप्लेन कर रहा है। इस वजह से ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की एप्लीकेशन है। अच्छा, क्या बताता है कहाँ कहाँ यूटिलाइज हुई? जो हीट एनर्जी हम सिस्टम को प्रोवाइड करेंगे उसके बदले एक तो सिस्टम का टेम्परेचर राइज करेगा, यानी उसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी। दूसरा, वर्क डन बाय द सिस्टम में ये यूटिलाइज होगी। क्वेश्चन नंबर 4. While studying charging and discharging of a capacitor, RC टाइम कांस्टेंट बोलते हैं इसको। और टाइम कांस्टेंट क्या होता है, उसकी डेफिनेशन ये कि जितनी देर में मैक्सिमम चार्ज का 63.2% एक्चुअली, लेकिन जनरली 63%, हमारी बुक ने भी 63% कंसिडर किया है। तो जितनी देर में टोटल चार्ज का 63% डिपॉजिट हो जाए कैपेसिटर की प्लेट्स पर, उतनी ड्यूरेशन को बोलते हैं टाइम कांस्टेंट। और कैसे पता चलेगा कि जी किस कैपेसिटर के टाइम कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है, कितनी देर में वो 63% चार्ज स्टोर कर लेगा? तो जो भी उस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है और सर्किट के अंदर जितनी वैल्यू की रेजिस्टेंस लगाई थी करंट कंट्रोल करने के लिए, उनको मल्टीप्लाई कर दें तो इस तरह से आ जाता है टाइम कांस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 5. इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ टू कैपेसिटर्स, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बतानी है। बच्चों, कैपेसिटर्स के कॉम्बिनेशन रेजिस्टर से रिवर्स में ट्रीट होते हैं। कैपेसिटर्स अगर पैरेलल में लगे हों तो उनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के लिए सिंपली ऐड किया जाता है, और अगर सीरीज में लगे हों तो रेसिप्रोकल्स ऐड किए जाते हैं। यानी अगर ज़्यादा कैपेसिटर्स हम पैरेलल में लगा दें तो सिस्टम की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इंक्रीज कर दी जाती है, और अगर सीरीज में ज़्यादा कैपेसिटर लगा दें तो सिस्टम की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस डिक्रीज कर दी जाती है। तो सिंपल ये देख भी सकते हैं आप, पैरेलल में अगर लगे हैं तो इक्विवेलेंट फाइंड करने के लिए सिंपली ऐड करना है, सीरीज में लगे हैं तो रेसिप्रोकल्स ऐड करने हैं। अल्फा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6. द एसआई यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर इज फैरेड, और फैरेड कूलम पर वोल्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 7. 1 किलो वाट आवर, बुक जो है पंजाब टेक्स्ट बुक वो की उसके तो टॉपिक्स में भी है, इसी तरह केपीके में भी सॉल्व भी है, मैंने सोल्यूशन लिख भी दिया है कि 1 किलो वाट आवर कितने जाउल के इक्वलेंट है। अच्छा, किलो वाट, और कभी बच्चे वाट को देखकर ना सीधा पावर की तरफ चले जाते हैं कि पावर का यूनिट होगा। वाट के साथ और भी है, टाइम भी है। इस वजह से पावर इंटू टाइम एनर्जी होती है या वर्क होता है। सो किलो वाट आवर एनर्जी का यूनिट है, वर्क का यूनिट है, और ये कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। अब कमर्शियल यूनिट का मतलब कि हमारे पाकिस्तान में जो बिजली का बिल आता है वापडा की तरफ से, उसमें जो ये लिखा होता है ना कि यूनिट्स कंज्यूम्ड कितने हैं,
किसी बिल के ऊपर लिखा है जी इतने यूनिट्स कंज्यूम से 700 यूनिट्स कंज्यूम, तो इसका मतलब है कि उस घर ने 700 किलो वाट आवर की इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज़ की है। और सॉल्यूशन आपके सामने, चार्ली आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, वोल्ट एम्पेयर। फॉर्मूला में देखें तो वी आई किसके इक्वल होता है? इलेक्ट्रिकल पावर के इक्वल होता है। सो ये पावर का यूनिट है, इक्वल टू वाट। Question number 9, if length of a wire becomes 2 times of its original value और एरिया हाफ कर दें तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी? 4 times हो जाएगी। सॉल्यूशन देख लीजिए, रेजिस्टेंस इज रो एल ओवर ए, लेंथ डबल एरिया हाफ, और जो डिनोमिनेटर का 2 है वो भी न्यूमिनेटर में आ जाना है। सो न्यू रेजिस्टेंस विल बी 4 times। लेकिन रेजिस्टिविटी को कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि रेजिस्टिविटी सिर्फ नेचर और टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, डायमेंशंस ऑफ द कंडक्टर पर डिपेंड नहीं करती। लेकिन जो रेजिस्टेंस है ये डायमेंशंस पर भी करती है और नेचर और टेम्परेचर पर भी करती है। आंसर इज बीटा। क्वेश्चन 10, व्हेन अ चार्ज पार्टिकल एंटर्स अ मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल टू इट, क्यू वी बी साइन थीटा की फोर्स लगती है बच्चों, और वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड में एंगल जीरो है, साइन जीरो पे कोई आंसर नहीं आता, जीरो आंसर आता है। इसलिए उस चार्ज पार्टिकल पर मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगी। जब मैग्नेटिक फोर्स ही नहीं लगेगी तो वो डिफ्लेक्ट ही क्यों करेगा? इसलिए वो स्ट्रेट लाइन में चलता रहेगा, वो डिफ्लेक्ट नहीं करेगा। हाँ, इस क्वेश्चन को मैं एक्सटेंड करूं, अगर ये चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर आता मैग्नेटिक फील्ड के तो मैक्सिमम फोर्स लगती, फिर ये सर्कुलर पाथ बनाता। और अगर ये पैरेलल, एंटी पैरेलल और परपेंडिकुलर इनके अलावा किसी और एंगल पर एंटर होता मैग्नेटिक फील्ड में तो ये हेलिकल पाथ बनाता, हेलिक्स स्प्रिंग के जैसा पाथ बनाता। क्वेश्चन नंबर 11, द डायमेंशंस ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड इज द सेम एज दैट ऑफ, भी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कहते ही मैग्नेटिक इंडक्शन को है। ये जो क्यू वी बी साइन थीटा था या आई एल बी साइन थीटा है, इसमें जो बी है उसको मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कहते हैं, मैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कहते हैं, सो ऑन, कई नाम है उसके। क्वेश्चन नंबर 12, द वेबर इज अ यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, ऐसा यूनिट है। और इसका जो सी जी एस यूनिट है वो मैक्सवेल भी है, मैक्सवेल है। एंड 1 वेबर इज इक्वल टू 10 रेज़ टू द पावर 8 मैक्सवेल। Question number 13. The Lenz law is also a statement of law of conservation of energy. बुक की लाइन है, चार्ली आंसर है। क्वेश्चन 14. फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, इस पे बच्चों बड़े ध्यान से बात सुनना, बड़ा ही डिस्प्यूटेड सा सवाल था ये। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, द सेकंड फिंगर इंडिकेट्स व्हाट। अब पहले तो ये देखना है कि फ्लेमिंग लेफ्ट भी पढ़ते हैं आप लोग और फ्लेमिंग राइट भी पढ़ते हैं, तो कौन सा कब लगना है। अगर तो हम चार्ज पार्टिकल के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन फाइंड करना चाहते हैं तो कन्वेंशनल चार्ज की डायरेक्शन देनी है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में। लेफ्ट हैंड रूल फ्लेमिंग्स, एफ बी आई, एफ बी आई, ओके, अप्लाई करते हैं अभी। अच्छा, अगर मैंने क्या कहा था, अगर चार्ज पार्टिकल के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन फाइंड करनी है तो कन्वेंशनल चार्ज के ऊपर डायरेक्शन बताएगा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अगर हमने किसी कंडक्टर को मूव करवाया है अक्रॉस अ मैग्नेटिक फील्ड और उसके अंदर हमने करंट की डायरेक्शन फाइंड करनी है जो इंड्यूस्ड करंट है, तो फिर लगना है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, वो भी कन्वेंशनल करंट के ऊपर। अब अगर करंट के लिए लेफ्ट हैंड रूल लगाऊंगा तो वो इलेक्ट्रॉनिक करंट पे आएगा, करंट के लिए राइट हैंड रूल लगाऊंगा तो वो कन्वेंशनल करंट पे आएगा। अगर चार्ज पार्टिकल के लिए कन्वेंशनल चार्ज के ऊपर फोर्स फाइंड करनी है तो लेफ्ट हैंड रूल से आएगी, अगर इलेक्ट्रॉनिक चार्ज नेगेटिव चार्ज के ऊपर देखना तो पॉजिटिव चार्ज से आएगी। तो अब ये फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल है जो बेसिकली कंडक्टर के ऊपर फोर्स लगाने के लिए है, कन्वेंशनल करंट के लिए है। अब ये बात आ गई कि सेकंड फिंगर इंडिकेट्स व्हाट, ये बड़ा इशू रहा बच्चों को। बच्चों अब आप ये सोचें कि दो अंदाज हैं इस बात को समझने के। पहली बात तो ये कि इसका पैट आंसर मौजूद है, वो मैं आगे आपको बताता हूँ। क्योंकि ये केपीके की जो पुरानी बुक होती थी, उसके नए वर्जन में वो चीज़ नहीं आई। जो पुरानी बुक होती थी उसमें बुक की लाइन है, एक डायग्राम बनी हुई है इन्फॉर्मेशन में,
ये उसकी पेस्ट की हुई लाइंस। अच्छा, एक हाथ में कितनी फिंगर्स हैं? अब एक तो आप ये देखें कि जी 5 फिंगर्स हैं, ओके। और एक जवाब ये आ सकता है कि देयर आर 4 फिंगर्स एंड 1 थंब। अब अगर तो थंब को फिंगर कंसीडर नहीं करना, तो ज़रा देखना, FBI, तो फिर इसको छोड़ देना है। और तो जो सेकंड फिंगर होगी BI, वो करंट की डायरेक्शन शो करेगी, ठीक है। और अगर इसको भी फिंगर कंसीडर करना है, क्योंकि एक हाथ में अगर 5 उँगलियाँ हैं, तो इसको भी फिंगर कंसीडर करें तो FB, फिर जो सेकंड फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रही है। और दोनों ही ऑप्शंस में है, बीटा में मैग्नेटिक फील्ड है, चार्ली में इंडक्शन है। तो ये डिस्प्यूट बात थी इसमें कि भाई वाज़ेह करना चाहिए था वैसे इनको, थंब, इंडेक्स फिंगर और मिडल फिंगर, ये है बेहतर तरीका सवाल का। आई रिपीट, थंब, इंडेक्स फिंगर, मिडल फिंगर। अब ये पूछ लें कि जी इंडेक्स फिंगर किस क्वांटिटी को शो कर रही है, या मिडल फिंगर किस क्वांटिटी को, या थंब किस, तो ऐसे काउंटिंग में देना अजीब सी बात है। लेकिन आप ये देखें, पुरानी केपीके की बुक का पेज 153 था, उसके ऊपर एक ये डायग्राम बनी हुई है, और जिसके नीचे की लाइनें मैं पढ़ रहा हूँ। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल शोज द relative डायरेक्शन ऑफ करंट, सेकंड फिंगर डायग्राम में बना हुआ है, सेकंड फिंगर करंट को, मैग्नेटिक फील्ड फर्स्ट फिंगर, एंड द थंब डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ फोर्स। तो इन्होंने 4 फिंगर्स कंसीडर किए हैं एक हाथ में और एक थंब कंसीडर किया हुआ है, ठीक है। अब समझने की बात है, जैसे भी समझ लें। लेकिन जो नम्स ने की अपलोड की हुई है, उसमें भी यही आंसर है, चार्ली। यानी उन्होंने इसी पेज 153 वाली जस्टिफिकेशन को एक्सेप्ट किया हुआ है। तो किताब में था, उन्होंने इसलिए कर लिया, मगर जो बेहतर अंदाज है वो मैंने आपको पहले बताया, थंब, इंडेक्स फिंगर, मिडल फिंगर, वाज़ेह होता है सवाल। Question number 15. A current generator is a device that converts mechanical into electrical. Definition है बच्चों, अल्फा आंसर है। Question 16. A device that converts AC को DC में कन्वर्ट करे तो ये रेक्टिफायर करता है। और कौन सा टॉपिक बिहेव करता है रेक्टिफायर? इलेक्ट्रॉनिक्स के चैप्टर में आपने पढ़ा, डायोड बिहेव करता है रेक्टिफायर। दो तरह के होते हैं, फिर हाफ वेव, फुल वेव, वो अलग बात। क्वेश्चन नंबर 17, द कन्वर्जन ऑफ AC इंटू DC इज कॉल्ड रेक्टिफिकेशन, जो कि डायोड करता है बीटा। अब देखो दो सवाल के कैसे आपस में मिलते जुलते से। क्वेश्चन नंबर 18, लो जी तीसरा उसी के ऊपर, इन फुल वेव रेक्टिफिकेशन। अब ये भी बड़ी अजीब सी बात है। इन फुल वेव रेक्टिफिकेशन हाउ मेनी डायोड्स आर यूज्ड? बच्चों आप जानते हैं कि अगर ब्रिज रेक्टिफायर है तो 4 डायोड्स लगेंगे, और अगर सेंटर टैप्ड रेक्टिफायर है तो 2 डायोड्स लगेंगे। अब हमें तो नहीं पूछा सवाल में बताया गया कि किस रेक्टिफायर की बात हो रही है, क्लैरिटी नहीं है क्वेश्चन में। और ये वैसे सवाल जो होता है ना, अच्छा इस तरह से होता है कि यूं पूछ लिया जाता कि मिनिमम नंबर ऑफ डायोड्स कितने लगेंगे, तो आंसर क्या देते, 2। इन्होंने वैसे की में 2 लगाया हुआ है। और हालांकि सारी बुक्स को नम्स ने देखना होता है, लेकिन ये केपीके की बुक का एक एक्सरसाइज का एक एमसीक्यू है, लेकिन वो एमसीक्यू अच्छा है। उसमें ये वाज़े लिखा हुआ है कि फुल वेव रेक्टिफिकेशन मिनिमम कितने डायोड से होती है, तो उसका आंसर 2 है। अब या तो ये मिनिमम करना भूल गए, और या फिर ये है कि केपीके की बुक में जो फुल वेव रेक्टिफिकेशन है वो ब्रिज रेक्टिफायर से हुई नहीं है, वो हुई सेंटर टैप से। लेकिन जो पंजाब की टेक्स्ट बुक है उसमें सेंटर टैप से नहीं हुई, वो ब्रिज रेक्टिफायर से हुई है। तो क्वेश्चन क्लियर नहीं है, क्वेश्चन को कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता। ये गलत बात है, ऐसा सवाल नहीं होना चाहिए था, क्लैरिटी होनी चाहिए थी कि किस रेक्टिफायर की बात हो रही है। या जैसे केपीके का एमसीक्यू है कि भाई मिनिमम नंबर ऑफ पूछ लेते, डायोड्स कितने चाहिए, तो वो बहरहाल तो दोनों होते हैं बच्चों। अगर ब्रिज रेक्टिफायर है तो 4 डायोड्स लगेंगे, और अगर सेंटर टैप है तो 2 लगेंगे। की में नम्स ने 2 का आंसर मेंशन किया है। क्वेश्चन नंबर 19, द टाइम टेकन फॉर हाफ द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ अ रेडियोएक्टिव आइसोटोप टू डिसइंटीग्रेट। डेफिनेशन है हाफ लाइफ। टोटल लाइफ तो इनफाइनाइट होती है, और जो अल्फा और बीटा लिखे हुए हैं ना, एवरेज लाइफ और मीन लाइफ, वो एक ही बात लिखी हुई है।
इफेक्टिव लाइफ उसको कहते हैं। जो हाफ लाइफ होती है वो 0.693 ओवर लैम्डा होती है, और जो मीन लाइफ या एवरेज लाइफ होती है वो 1 ओवर लैम्डा होती है, लैम्डा डिके कांस्टेंट। क्वेश्चन 20, अ 32 ग्राम रेडियोएक्टिव एलिमेंट डिकेज, ओरिजिनल सैंपल था 32 ग्राम और रिमेनिंग सैंपल है 2 ग्राम, 60 डेज में ऐसा हुआ, तो हमें चाहिए जी हाफ लाइफ कितनी है। अब प्रॉपर सोल्यूशन आपके सामने है। हमने देखना है कि रिमेनिंग सैंपल कितना बचा। तो जो करंटली मौजूद है वो 2 ग्राम है, जो प्रीवियस था वो 32 ग्राम था, 1/16 पोर्शन बाकी बचा। अब ये सोचना होता है कि डिनोमिनेटर 2 की कौन सी पावर बन रहा है, और ये याद रखना कि डिनोमिनेटर मस्ट 2 की कोई ना कोई पावर होगी, इसके अलावा नहीं हो सकता। क्योंकि जब एक हाफ लाइफ गुजरती है सैंपल 1/2 रह जाता है, एक और गुजरती है उसका भी 1/2, एक और गुजरती है उसका भी 1/2, उसका भी 1/2 एंड सो ऑन। इसलिए आपने ऐसे सवालों में ये किया करना है कि रिमेनिंग सैंपल, करंट सैंपल ओवर प्रीवियस सैंपल, ये फ्रैक्शन निकालनी है और सोचना है कि डिनोमिनेटर 2 की कौन सी पावर है। तो अभी जी 16 है तो 2 की पावर 4 बन रहा है, इसका मतलब 4 हाफ लाइफ गुजरी। अब 4 हाफ लाइफ गुजरी हैं 60 डेज में, तो 60 ओवर 4, 15 डेज की एक हाफ लाइफ। क्वेश्चन 21, इफ द कार इज स्लोइंग डाउन अलोंग अ नेगेटिव एक्स एक्सिस देन एक्सेलरेशन। बच्चों अगर नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रही है विद कांस्टेंट वेलोसिटी तो फिर तो एक्सेलरेशन है ही नहीं। अगर नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रही है विद इंक्रीजिंग वेलोसिटी फिर एक्सेलरेशन भी उसी तरफ है जिस तरफ डिस्प्लेसमेंट है। लेकिन सवाल है कि नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रही है बट डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन, तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट और फोर्स ऑपोजिट है। तो जिधर फोर्स होती है उधर ही एक्सेलरेशन होती है। तो डिस्प्लेसमेंट हो रही है नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ और एक्सेलरेशन है पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, क्योंकि डिसेलरेशन हो रही है अल्फा। क्वेश्चन 22, द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अलोंग अ कर्व्ड पाथ टेंजेंशियल वेलोसिटी होती है, टेंजेंट के अलोंग होती है, अल्फा आंसर है। 23, इन परफेक्टली इलास्टिक कोलेजन। देखिए दो तरह की कोलेजन बुक पढ़ाती है, इलास्टिक एंड इन इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक कहें या इलास्टिक कहें उसका एक ही मतलब होता है। ऐसी कोलिजन जिसमें काइनेटिक एनर्जी चेंज ना हो बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन, सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी चेंज ना हो। इंडिविजुअल पार्टिकल्स की चेंज हो जाती है, हो सकती है नहीं भी हो सकती, मोस्टली हो जाती है, लेकिन सिस्टम की चेंज ना हो, ये होती है इलास्टिक कोलिजन, और उसी को कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। और जो है मोमेंटम और टोटल एनर्जी सिस्टम की, आइसोलेटेड सिस्टम की, वो तो किसी सूरत भी चेंज नहीं होते। तो बात आ जाती है सिर्फ काइनेटिक एनर्जी पे, इसलिए इसका आंसर है डेल्टा। अब वैसे सुने एक बार, मैंने कहा इलास्टिक कोलिजन और परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन एक ही चीज है, लेकिन इन इलास्टिक और परफेक्टली इन इलास्टिक एक चीज नहीं है। इन इलास्टिक में आफ्टर द कोलिजन दोनों ऑब्जेक्ट सेपरेट हो जाते हैं, लेकिन परफेक्टली इन इलास्टिक में आफ्टर द कोलिजन दे बिकम अ सिंगल यूनिट, वो अलग नहीं होते। और उस वक्त फिर जो फाइनल वेलोसिटी फर्स्ट बॉडी की है वही फाइनल वेलोसिटी सेकंड बॉडी की होती है। दे आर एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, ये होती है परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। सो इलास्टिक और परफेक्टली इन इलास्टिक अलग अलग हैं, लेकिन सॉरी, इन इलास्टिक एंड परफेक्टली इन इलास्टिक अलग अलग हैं, लेकिन इलास्टिक और परफेक्टली इलास्टिक एक ही चीज़ है। 24, द स्लोप ऑफ अ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो जो स्लोप किसी भी ग्राफ की देखनी हो कि किस क्वांटिटी को शो करती है, तो यूं देखते हैं कि क्वांटिटी अलोंग वाई एक्सिस ओवर एक्स एक्सिस। अब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, तो वाई एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट है, एक्स एक्सिस पे टाइम है, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम वेलोसिटी है, अल्फा आंसर। 25, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज सेम फॉर विच एंगल्स। हर वो दो एंगल जिनका सम 90 बनता है उन पर रेंजेस सेम आती हैं, इनको बोलते हैं कंप्लीमेंट्री एंगल्स। पिक्चर में आप देख सकते हैं या कोई भी आप खुद इमेजिन कर लें, एक एंगल है 5 डिग्री, तो दूसरा होगा 85, तो जो रेंज 5 पे आनी है 85 पे भी वही रेंज आनी है, लेकिन हाइट्स डिफरेंट आनी है, क्योंकि हाइट 90 डिग्री तक बढ़ती जाती है लेकिन रेंज 45 डिग्री तक बढ़ती है। 45 से ऊपर जाने पर रेंज वापस कम होना शुरू हो जाती है लेकिन हाइट और बढ़ती जाती है। सो हर वो दो एंगल जिनका सम 90 बनता है, कंप्लीमेंट्री एंगल्स जो होते हैं उन पर रेंजेस सेम आती हैं।
अब यहाँ देखें कि इनका सम 90 बन रहा है, चार्ली आंसर है। क्वेश्चन 26, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम इम्पल्स होती है। अब इम्पल्स यहाँ नहीं लिखा, तो इम्पल्स इज ऑल्सो इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। न्यूटन सेकंड लॉ भी इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम इसी को रिप्रेजेंट करता है। आंसर इज चार्ली। Question 27. At what point during the motion of a projectile vertical component of velocity zero हो जाए? तो ये maximum height पर होता है। चार्ली आंसर है। हाईएस्ट पॉइंट पर वी वाई जीरो हो जाता है, इसलिए जो टोटल वेलोसिटी होती है वो वी एक्स के इक्वल हो जाती है, क्योंकि वी एक्स थ्रू आउट द मोशन चेंज नहीं होता। चार्ली। 28. An object has 1 joule of potential energy. वर्क कितना हुआ? अभी वर्क डन अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन एनी फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब यहाँ क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रही है, सो वर्क डन इज इक्वल टू चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। जितना पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आया उतना ही वर्क हुआ है। 29. पावर इज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। का डॉट प्रोडक्ट होती है पावर। चैप्टर 4 में पढ़ा आपने। क्वेश्चन नंबर 30, द एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। एरिया फाइंड करने के लिए एक पहले सवाल गुजरा है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम की स्लोप किसे रिप्रेजेंट करेगी। देखो, स्लोप फाइंड करने के लिए देखना पड़ता है कि क्वांटिटी अलोंग वाई एक्सिस ओवर एक्स एक्सिस रेशियो लेनी होती है, और एरिया फाइंड करने के लिए प्रोडक्ट लेना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है। सो एक तरफ फोर्स है, एक तरफ डिस्प्लेसमेंट है, एफ इंटू डी वर्क होता है, या एनर्जी हो, एक ही बात है, वर्क और एनर्जी एक ही चीज़ है। तो वर्क या एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है जी। आंसर इज चार्ली। क्वेश्चन 31, बॉडी ऑफ मास m is moving with velocity v. After short interval of time velocity become double. velocity 2 टाइम हो गई तो काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम हो जाएगी, हाफ एम वी स्केयर से। चार्ली आंसर है। 32, रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री। बुक ने डिस्कस भी किया हुआ है कि जो 1 रेडियन है वो 57.3 डिग्री होता है। डेरिवेशन कहाँ से? कि 2 पाई रेडियंस इज इक्वल टू 360 डिग्री। फिर 1 रेडियन विल बी 360 ओवर 2 पाई करें तो ये बन जाता है 57.3, राउंड ऑफ होके 57.3 बनता है, एक्चुअली 57.296। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला वी स्केयर ओवर आर बीटा। अब देखें, ये साल में नम्स का पेपर बहुत आसान होता है, कभी बाय चांस मुश्किल, कभी कुछ क्वेश्चन ज़्यादा कैलकुलेशन वाले, ज़्यादा थ्योरेटिकल, तो ये बहुत आसान सा टेस्ट था। क्वेश्चन 34, एन इलेक्ट्रिक मोटर टर्न्स एट 400 रेवोल्यूशन पर मिनट। ओमेगा गिवन है लेकिन एसआई यूनिट में नहीं है, एसआई में बनाना है। रेवोल्यूशन पर मिनट इसका प्रैक्टिकल यूनिट है। आप देखते हैं बाइक्स के, गाड़ियों के जो मीटर, एक तो स्पीडोमीटर के साथ जो मीटर है उसकी जो यूनिट होता है नीचे छोटा सा लिखा होता है आरपीएम। अक्सर गाड़ी की बाइक की ट्यूनिंग करवाते हैं तो मैकेनिक बोलता है कि आरपीएम बढ़े हुए हैं, आरपीएम कम हुए हुए हैं, उन्हें सेट करना है। तो ये प्रैक्टिकल यूनिट है, रेवोल्यूशन पर मिनट। उसको एसआई बनाने के लिए 2 पाई/60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, एसआई यूनिट बन जाता है चार्ली। अ डिस्क, अ hoop and a sphere are rolling down from an inclined plane simultaneously. Which object will reach at the bottom first? बच्चों, ये टॉपिक डायरेक्टली सिलेबस में है ही नहीं, तो वी कैन से कि ये क्वेश्चन इरेलीवेंट है, सिलेबस में नहीं था, जो अनाउंस सिलेबस है उसमें नहीं था, लेकिन अब आया है तो ज़रा पहले तो आप इसका प्रॉपर वे देख लें, फिर मैं आपको उसके लिए एक बॉटम लाइन बताता हूँ सिंपल याद रखने के लिए। चैप्टर जो है ये 5 पंजाब का और इसी तरह केपीके का डिफरेंट चैप्टर है, उसमें एक टॉपिक है कि डिस्क और हुक के लिए हमें वेलोसिटी फाइंड करनी है, अगर इनको हम इंक्लाइंड प्लेन के टॉप से रिलीज कर दें तो कितनी होगी। उसकी डेरिवेशन यूँ स्टार्ट होती थी कि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल प्लस काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल। वैल्यूज पुट करके जो फाइनली ड्राइव करते थे वो फॉर्मूला सेकंड लाइन में मैंने सोल्यूशन में लिखा हुआ है। उन्हीं लाइनों पर अगर मैं स्फीयर के लिए, जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr² होता है, वो पुट करूं तो आंसर निकलेगा 10/7 √gh। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जी सबसे ज़्यादा वेलोसिटी स्फीयर की बन रही है, उससे कम डिस्क की, उससे कम रिंग या हूप की, तो इसलिए स्फीयर सबसे पहले नीचे आएगा। ये तो हो गया
प्रॉपर वे कैलकुलेशंस के साथ। अब एक सिंपल याद रखने की लाइन बच्चों, जिस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे कम होगा ना, उसकी स्पीड सबसे ज़्यादा होगी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिसका सबसे कम होगा, अब स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr², डिस्क का ½ mr², रिंग का mr², तो सबसे कम जो है वो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, उसकी स्पीड सबसे हाई है। बस किसी कैलकुलेशन में पढ़ने की जरूरत नहीं। चार्ली आंसर। 36 सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला बुक में लिखा हुआ है, चार्ली आंसर है। 37 वेवलेंथ बतानी है। आप इस डायग्राम जो गिवन है क्वेश्चन में, उसमें ये देखें कि 2 साइकिल्स जहां कंप्लीट हो रहे हैं वो लेंथ बन रही है 2 मीटर। तो एक साइकिल जहां कंप्लीट होगा वहां लेंथ बनेगी 1 मीटर। तो जो वेवलेंथ है उसकी डेफिनेशन यही है कि डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग 1 साइकिल, 1 वाइब्रेशन, तो वो बना 1 मीटर। चार्ली। क्वेश्चन 38, विद इंक्रीज इन प्रेशर स्पीड ऑफ साउंड पे कोई फर्क नहीं पड़ता, डेल्टा। स्पीड ऑफ साउंड पे फर्क किस चीज से पड़ता है जी? एयर के अंदर टेम्परेचर से फर्क पड़ता है, स्क्वायर रूट के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। कंपोजिशन ऑफ द गैस मींस डेंसिटी से फर्क पड़ता है, इनवर्स रिलेशन है स्क्वायर रूट का। मॉइस्चर कंटेंट से फर्क पड़ता है। स्टेट ऑफ मैटर से फर्क पड़ता है कि सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। प्रेशर से फर्क नहीं पड़ता। इन अ ट्रांसवर्स वेव द पोर्शन अबव द मीन लेवल उसे क्रेस्ट कहते हैं, जो बिलो होता है उसे ट्रफ कहते हैं। बीटा आंसर है। बहुत अच्छा सा पेपर था ये, इस वजह से मेरिट भी 95 पॉइंट समथिंग रहा। The maximum displacement of particles of a medium on either side of the mean position of a wave is called amplitude। maximum displacement किसी एक तरफ उसको amplitude बोलते हैं। चार्ली आंसर है। That's all about the physics portion of NUMS 2023। जो बच्चे 2024 में करना चाह रहे हैं, नम्स में अपीयर होना चाह रहे हैं, उनकी हेल्प के लिए ये बनाया गया है लेक्चर। और ताकि प्रीवियस पेपर को सामने रखें, उसे यूनिवर्सिटी की नेचर, साइकी, थिंकिंग और उनका स्टाइल समझ आता है। बेस्ट ऑफ